अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेले म्हणजे त्याचं नवीन काही नाही. 1992 साली ज्या वेळेस बाबरी पाडण्यात आली त्यावेळेस भारताचे गृहमंत्री त्यांचे वडील होते आणि तेव्हाही त्यांनी दाखवून दिलता की त्यांची अशोक चव्हाणाची विचारधारा RSS आणि भाजपसोबत होती. आम्ही अनेक वेळ हे लोकांना जनतेला सांगितले आहे की अशोक चव्हाण म्हणजे हा एक RSS आणि BJP जे एजंट आहे RSSची त्यांची मानसिकता आहे आणि मुस्लिम समाजावर किंवा अल्पसंख्याक असू द्या, अल्पसंख्याक मधली कुलात असू द्या, त्याच्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण अशोक चव्हाण हा ईडीच्या भीतीमुळे नाही, निवडणुकीमध्ये पडण्याच्या भीतीमुळे त्यांनी गेलेला आहे. कारण की 2019 साली नांदेड लोकसभेचे अंतर्गत असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद असू द्या, महानगरपालिका असू द्या, नगरपंचायत असू द्या, नगर परिषद असू द्या किंवा नगरपालिका असू द्या, नांदेड लोकसभाच्या अंतर्गत येणारे 10 नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, नांदेडची जिल्हा परिषद, नांदेडची महानगरपालिका, अशोक चव्हाण काँग्रेसची एक हाती सत्ता असताना अशोक चव्हाण पडले आणि अशोक चव्हाणाला माहित आहे की अशोक चव्हाणानं जे केले ते पाप पुन्हा ते उघड झाला आणि भाजपचे जे खासदार झाले ते अशोक चव्हाणामुळे झाले. शेवटी त्यांना कळलं होतं की एक सेक्युलर विचार पक्ष या नांदेड शहरात लोकसभेला उभं होता, तर त्याला पाडण्यासाठी अशोक चव्हाणची आणि अशोक चव्हाणच्या माणसांनी त्यांना असं कळलं की बाबा की आम्ही पडतोय आणि तिसरा जे अल्टरनेट ऑप्शन होतं ते निवडून येतो, म्हणून अशोक चव्हाणांनी, अशोक चव्हाणच्या माणसांनी, काँग्रेसच्या लोकांनी भाजपला मतदान केले. म्हणजे एवढी ताकद असताना आज पण ते सांगते की बाबा माझी ताकद आहे त्यांची. मग ताकद असताना का पडले? 1989ला पहिला त्यांचा पराभूत झालेला होता. डॉक्टर व्यंकटेश काब्देनं त्याला पाडले होते. 2019ला ते पडलं आणि जे अशोक चव्हाण पडले तो त्यांच्या कारणीभूतामुळे पडले. म्हणून अल्पसंख्याक समाज आता अशोक चव्हाण भाजपवासी झाले, त्याला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी नांदेडची जनता सक्षम आहे आणि त्यांनी नांदेडच्या जनतेचे मताचा त्यांनी अपमान केलेला आहे. अशोक चव्हाण त्याला काय म्हणतात, पनागजी होय. अशोक चव्हाण मूळ नांदेडचे नाही. अशोक चव्हाण पैठणचे राहणारे, ते नांदेडला आलते त्यांचे आजोबा आणि नांदेडचे जे लोक होते, जे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लोक होते, त्यावेळेस त्या काळात एक चांगला म्हणून त्यांना अनेक वर्ष त्यांना निवडून दिलेले होते आणि अशोक चव्हाणांनी त्यांच्या पाठीशी खंजर खुपसण्याचं काम केलं, त्यांचा घात केला आणि अशोक चव्हाणला याच्या येणाऱ्या काळात कुठलीही निवडणूक असू द्या, अशोक चव्हाणला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी नांदेडची जनता तयार आहे, आम्ही सुद्धा तयार आहे. आणि अशोक चव्हाण म्हणतात की आमच्याकडे ताकद आहे, माझे वजन आहे, तर मी त्यांना मानत नाही. अशोक चव्हाणमध्ये हिंमत असेल तर मी त्यांना आज आव्हान देतो, त्यांनी कुठलीही निवडणूक नांदेड शहरातून लढवावी आणि मी त्यांना आव्हान देतो, मी त्यांना पाडल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी आमची ताकद आहे. ते कि आने वाले वक्त के अंदर अशोक चव्हाण की मानसिकता एक जातिवादी, एक क्रिमिनल है और वो आज आप लोगों के सामने आएगा. मगर आज सवाल यही है, जो हमको बी टीम कहते थे आज वो बी टीम हो गई. आज हालात ऐसे है कि कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा पार्टी समझती है, आज उनके पास कैंडिडेट नहीं. 2019 में हम जब असेंबली के इंतखाबात में इलेक्शन हिस्सा लिए थे, हमने खुले मंच से कहा था
कि भारत का दूसरा अगर कोई टाइटैनिक डूबता हुआ जहाज है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज अशोक चौहान ये समझ रहे हैं और वो करेंगे भी कि भाई कांग्रेस का उन्होंने इंटरनली अलायंस करके इंटरनली उन्होंने कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे, मगर अभी जनता होशियार है, अभी वक्त है, देखेंगे आने वाले दिनों में होता है क्या। और जिस तरह से अशोक चौहान की जो मानसिकता है उसको कहीं ना कहीं सड़क तोड़ उत्तर देने के लिए, सवाल जवाब देने के लिए नांदेड़ की जनता, नांदेड़ कर तैयार है। ईडी के बारे में जो चर्चा चलती है लाला जी कि ईडी की भीति की वजह से उन्होंने गए और जो है मजबूरी में गए, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, अशोक चौहान खुद बोलते हैं कि भाई मेरे को क्लीन चिट मिली। जब क्लीन चिट उनको मिल गई तो फिर जाने की वजह ही नहीं है, जबकि नांदेड़ जिले के अंदर जितने भी स्थानिक स्वराज्य संस्था है उनमें तो ताबा इन्हीं का है। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर 6 विधानसभा मतदार संघ आते, 10 तालुके आते हैं, उसके अंदर कांग्रेस की एक हाथी सत्ता है। एक हाथी सत्ता रहने के बाद 2019 के अंदर बीजेपी का अस्तित्व जिले में नहीं रहने के बाद बीजेपी कैसा जीतती, जबकि 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी लाट थी। तो यही अल्पसंख्यक, यही ओबीसी, यही दलित समाज, ये एकजुटी से होकर और मराठा समाज सब एक ताकत से अशोक चौहान को जिताए थे। तो 2019 में तो एक हाथी सत्ता थी, फिर गिरने की वजह क्या है? यानी कि कांग्रेस के जो लोग हैं, हम जो कहते हैं कि अशोक चौहान को कांग्रेस के लोगों ने गिराया है, रहे कौन? और आज तो ऐसा है कि 55 कॉर्पोरेटर्स जो है सो उनके गए, यानी कि आज जो नहीं गए वो तो सेक्युलरिज्म की बात करते, सेक्युलरिज्म की मांग करते। मगर मैं आपको ये दावे से कहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर, पहले नांदेड़ के अवाम के पास ऑप्शन नहीं था, अब अल्टरनेट ऑप्शन है। हमें भी बड़े तादाद में बड़े कॉल फोन आ रहे हैं, देहातों से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, हमको बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे टाइटल पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अकोला की सभा में असद साहब ने ऐलान करेगी कि महाराष्ट्र से 4 खासदार एमआईएम जो है लाने की कोशिश करेगी, उसमें नांदेड़ शामिल है? नहीं, इसके लिए अभी तक जो पार्टी हाईकमांड ने क्या तय किया है इसका मेरे को भी इल्म नहीं है, मगर खासदार असद हमारे सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब ने डिक्लेयर तो किया है, मगर अभी कौन सी 4 सीटों पे लड़ाएंगे वो अभी तक उसकी कोई मेरे पास इत्तला इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने आऊँगा और रखूँगा, जहाँ जहाँ भी लड़ेंगी मजलिस वो आपके सामने हम बताएंगे। नांदेड़ की मजलिस डिमांड करेंगी क्या असद साहब से नांदेड़ की सीट? इस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने की थी उनकी पार्टी हाईकमांड में आपने गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखा है, और मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िले के अंदर जनाब ज़िला सदर अमजद बेग साहब के क़यादत में तालुका में हर जगह बांधनी चालू है, कमेटीज़ चालू है, तालुकों में बूथ कमेटीज़ चालू है। उसके चलते हुए पिछले 1.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ शहर के अंदर महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब गफ्फार कादरी साहब की मौजूदगी में नांदेड़ ज़िले के अंदर हमने भोकर और दिगलूर के अंदर 2 जलसे हालत हाजरा भी लिए। उसके बाद हमने अर्दापुर में भी जलसा हालत हाजरा लिए, बिलोली के अंदर भी लिए। हमारा काम चालू है और 27 तारीख के दिन कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर रुकनी पार्लिमान औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील साहब वो भी यहाँ पर जलसे हालत हाजरा में भोकर को वक्त दिए हैं। नांदेड़ में नागरी सत्कार उनका इस्तकबाल किया गया है शहरियान की जानिब से, आपने देखे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अच्छा सक्षम काम कर रही है। जिस तरीके से मजलिस का पहले अशोक चौहान मजलिस से डरा करते थे और कहते थे कि मजलिस है हमारी विरोध, पर आज जो मजलिस बैकफुट पे आ गई और वंचित बहुजन आघाड़ी जो है हर जगह, हर तबके में, हर देहात में अपना काम कर रही और महाविकास आघाड़ी में भी प्रवेश की, साथ में अलायंस हुआ और उसके बाद लोकसभा की सीट पे दावा कर रहे हैं। तो मजलिस में ऐसा कोई जोश नहीं दिख रहा, सिर्फ नाम को रह गई। हकीकत ये है कि अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के ऊपर प्रशासक है,
आपने गुज़िश्ता सालों के अंदर देखा, जिस तरह से आप बता रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकफुट पे आई, तो गुज़िश्ता सालों में आपने देखा 2021 के अंदर जब अर्दापुर नगर पंचायत के जब इंतखाबात हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 जगह लड़ाई थी। 9 में से 3 जगह हमको अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। हम अर्दापुर की आवाम का शुक्रिया अदा करते। 2 सीट हमारे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर पे गिरी है, 2 सेकंड पे थी, और तीसरी सीट हमारी और एक सीट जो वो कम वोटों से गिरी है, यानी कि मजलिस बैकफुट पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इंतखाबात अगर होते हैं तो आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा कि नांदेड़ की जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं जो भी इंतखाबात लड़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़त्म नहीं हुई। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ख़त्म करने की बात करते थे, आज वो ख़त्म हो गए जिनकी हालात ऐसी है कि कल जो है सो बड़ी तादाद में भव्य दिव्य जिस तरह से पब्लिसिटी किए गई थी हज़ारों लाखों की तादाद में, तो आपके चैनल के ज़रिए से मैंने देखा है और उन्होंने भी देखा है कि आज उनकी हालत क्या हो गई है। वो हकीकत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़त्म होने वाली जमात नहीं है, बैकफुट पे आने वाली जमात नहीं है, क्योंकि वंचित शोषित पीड़ित लोगों की ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आवाज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की एक आवाज़ है।